हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर इंटर्नशिप फ़ाइल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये फ़ाइल दोस्तों कैसे बनानी है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है और कैसे कैसे क्या लिखना है, इस पर दोस्तों हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो प्रकरण है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों 9 से लेकर 10 प्रकरण होते हैं। तो इसमें जो पहला आपका प्रकरण है, आप इसी प्रकार बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। विद्यालय की प्रोफाइल और भौतिक संसाधन, ये आपका पहला प्रकरण है। ठीक है, इसमें आप पेज संख्या भी डाल सकते हैं जिससे आपका फाइल बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने प्रधान अध्यापक से हस्ताक्षर करा सकते हैं। और दूसरा जो आपका पॉइंट रहेगा कक्षा अवलोकन। ठीक है, कक्षा अवलोकन में इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। और आपका जो थर्ड है वो छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन। ठीक है, इसको अब जहाँ से जितना आपको पेज अटेगा लिखने में वो वहाँ पे पेज संख्या डाल सकते हैं। और आपका चौथा क्या रहेगा, प्रयोग किए जा रहे जो आपके टीएलएम का विवरण एवं समालोचन होगा। और आपका जो पांचवा पॉइंट क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण। और आपका जो छठवां पॉइंट का होगा, शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस जो फाइल कैसे बना जाते हैं इसका विस्तृत वर्णन देखेंगे। विद्यालय अभिलेखों का विवरण, रख रखाव एवं समालोचन। ठीक है, और नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचन। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो कौन सा है, MMC एवं उसकी समालोचना। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसका PDF अगर लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो विद्यालय की प्रोफाइल है उसके बारे में कैसे लिखना है, कितने अच्छे से लिखना है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका शैक्षिक वर्ग का विस्तृत विवरण, इसमें होगा आपका छात्र और छात्राओं का विस्तृत विवरण होगा। विद्यालय जो परिसर उसके बारे में लिखना है, और कक्ष की स्थिति क्या है उसके बारे में। और विद्यालय में पेयजल है, विद्यालय स्वच्छ है कैसा है, और सौंदर्यीकरण मतलब सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और कक्षा अवलोकन भी करना है। और टीएलएम विवरण एवं समालोचन, विद्यालय अभिलेखों का विवरण भी इसमें आपको देना है। और SMC की स्थिति क्या है, और विद्यालय रजिस्टर, इन चीज़ों को आप लोग करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विद्यालय प्रोफाइल एवं भौतिक संसाधन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे विद्यालय का प्रोफाइल कैसा है, और विद्यालय में आपकी जो भौतिक संसाधन है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, आप जिस विद्यालय में आपका टीचिंग लगा है आप उसके अनुसार अपना वहाँ पे विवरण दे सकते हैं, जो आपके उस विद्यालय में चीज़ें होंगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग विद्यालय प्रोफाइल एक अच्छा सा सुंदर सा प्रोफाइल एक हेडिंग लिख लेंगे। उसमें आप देखिए आप लिखेंगे आपका कार्य संख्या फर्स्ट शुरू हो गया। ठीक है, आप जब कार्य संख्या फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम। ठीक है, आप जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय जो उस विद्यालय का नाम वहाँ का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शेखपुर होगा, वहाँ का कुछ और नाम होगा वो लिख लेंगे। और जोन, नगर क्षेत्र, और आपका डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों इसमें एक होगा विकास खंड। ठीक है, किस जोन में आता है वो आपका होगा। ठीक है, और नेक्स्ट होगा जिला का नाम, आप किस जिला में से हैं। और अगर आपको मिल जाए अगर विद्यालय का स्थापना वर्ष तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि विद्यालय पे लिखा होता है। और आपका नेक्स्ट है विद्यालय का कोड, विद्यालय कोड मिल जाएगा, कोड भी आप डाल सकते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव अच्छा दिखेगा। और जो विद्यालय का भवन निर्माण है उसका भी आप कर सकते हैं। और हो सके तो आप एक अच्छा सा फ़ोटो खींच के उस विद्यालय का आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुंदर आकर्षक बनाने के लिए अगर आपको प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर चाहिए तो इसको लगा सकते हैं आप। दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे कि जो शिक्षक हैं उनका विवरण। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय, आपका जो विद्यालय का नाम रहेगा वो विद्यालय का नाम लिख देंगे।
इसमें कितना है, 3 है या 4 हैं, जो भी अध्यापक है जिनका विस्तृत विवरण प्रारूप में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो अध्यापक का नाम था वो हाइड हो चुका है, हाइड कर दिया हूँ। आप अपने जो भी, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय, सॉरी दोस्तों, अध्यापिका का नाम मान लीजिए जो भी हो, वो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। और वो पद किस पद पे हैं, सहायक अध्यापक हैं या शिक्षा मित्र, जो भी आप लिख सकते हैं। और उनके पति का नाम, ठीक है, उनकी जन्म तिथि, उनकी प्रथम नियुक्ति किस दिन हुई थी, विद्यालय में आने की टाइमिंग क्या है, उनकी योग्यता, पता, जाति और मोबाइल नंबर। ऐसे ऐसे करके आप हर एक टीचर का आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब कार्य संख्या 2 में आप क्या करेंगे, तो इसमें छात्र और छात्राओं का संख्यात्मक विवरण देंगे। ठीक है, मतलब कितने छात्र हैं। तो देखिए, इसमें प्राथमिक विद्यालय जो भी आपका नाम रहेगा, शेखपुर लखनऊ से चालू वर्ष, ठीक है, जो चालू वर्ष से आप लोगों का जो है, मान लीजिए 2021-22 होगा ना, के अनुसार विद्यालय की समस्त कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 61। इसमें दिया आपके यहाँ 80 हो सकता है, 100 हो सकता है या 50 हो सकता है, जो भी हो यहाँ पे आप दे देंगे। इसमें छात्रों की संख्या अलग अलग देंगे और छात्राओं की संख्या अलग अलग देंगे। ठीक है, जो भी उस विद्यालय में होंगे। और दोस्तों इसमें क्या देंगे आप, जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का व्यवहार और उसके जो जाति का वर्णन प्रारूप में दिया गया है, और साथ में विद्यार्थियों का चित्र भी संलग्न किया है। आप उन लोगों के साथ एक चित्र या फोटो लेके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका छात्र आख्या आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा आपको अगर इधर कक्षा लिख लेंगे, कक्षा 1 है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुल छात्र, सामान्य छात्र कितने हैं, पिछड़े के कितने हैं, अनुसूचित कितने, और जो अल्पसंख्यक छात्र वो कितने हैं। ठीक है, अब आप देखिए कुल छात्र में आप बालक अलग हो जाएंगे और बालिकाएं अलग हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए कक्षा 1 में 15 बालक हैं और 5 बालिकाएं, इनका योग कितना है, 20 है। ठीक है, और इसमें देखिए सामान्य के बच्चे मान लीजिए एक बार, अब देखिए आपका सामान्य में भी 2 हो जाएगा, बालक और बालिका, पिछड़े में भी 2 हो जाएगा, बालक बालिका, अनुसूचित में 2 हो जाएगा, बालक बालिका, और अल्पसंख्यक में भी 2 हो जाएगा, बालक और बालिका। ठीक है, आप इसका आप वर्णन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 2 में आपके 9 क्या हैं, बालक हैं और 1 बालिका है, सब मिला के योग 10 है। तो इसमें देखिए एक क्या है, सामान्य बच्चों में 1 बालक है, ठीक है, और बालिका नहीं है, योग 1 होगा सामान्य में। अब देखिए पिछड़ा में कितना हो गया, 2 क्या है, बालक हैं और बालिका नहीं है, तो 2 हो गया। और ये देखिए आपका अनुसूचित में 3 बालक हैं, 1 बालिका है, आपका संख्या 4 हो गया। और अल्पसंख्यक में आपका 3 बालक है, बालिकाएं नहीं है, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ तक कर लेंगे और फिर यहाँ पर सब पूरा आप योग लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं कि विद्यालय में कुछ छात्र 61 हैं, जिसमें से बालक 39 हैं और बालिका आपकी 22 हैं। चलिए और देख लेते हैं इसमें कक्षा 5 के छात्रों का प्रोफाइल। ठीक है, आप कक्षा 5 के या 4 के किसी भी कक्षा के बच्चों का प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्रम संख्या लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है, और छात्र का नाम रिजवान है, किसी का मोनू है, जो भी है जैसा है, उसका आयु लिख लेंगे और लिंग मेल या फीमेल। ठीक है, और कक्षा में नामांकन तिथि उसका लिख लेंगे, और कुल उपस्थिति 80%, 75%, 60% जितना है, उसके पिता का नाम लिख लेंगे, और शैक्षिक जो योग्यता है, और उसके जो घर के, उसके पिता का जो व्यवसाय है, उसके माता का नाम और शैक्षिक योग्यता उसकी क्या है, और सब कुछ अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट होगा कार्य संख्या 3। इसमें दोस्तों कैसे करना है, विद्यालय के जो भौतिक संसाधन है इसका वर्णन करना है। तो ये विद्यालय में भौतिक संसाधनों में कक्षाओं की संख्या, विद्यालय परिषद की स्थिति में क्या है दोस्तों, देखिए हैंडपम्प, छत, चारदीवारी आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो निम्नवत है। ठीक है, और इसमें देखिए विद्यालय का परिसर की स्थिति कैसी रहेगी, इसमें दोस्तों आप वहाँ की जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार आप वर्णन कर सकते हैं। मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, या अपना नाम लिख देंगे उस विद्यालय का, इस जोन में स्थित है, प्राथमिक विद्यालय इतना में, इसका स्थापना वर्ष
उसका जो निर्माण वर्ष है वो भी लिख देंगे। विद्यालय के बाहर एक जीव या जो भी पेड़ है उसको बारे में लिख देंगे, वो छायादार है, ठीक है। और विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए छोटा सा एक मैदान है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। विद्यालय में दीवारों पर चारों ओर क्या है, सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान भी लिखा हुआ है तथा एक तरफ बाल अधिकार भी लिखे हुए हैं। इनमें महत्वपूर्ण 11 बिंदुओं को बताया और समझाया गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ आप चाहे तो फ़ोटो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, विद्यालय भवन में कक्षा की स्थिति कैसी है, ठीक है। जो विद्यालय में भवन है, ठीक है, जो कक्षाएं उनकी स्थिति या उसकी दशा कैसी है उस बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। विद्यालय भवन में कुल 4 की कहीं कक्ष होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 6 हो सकता है, जैसा होगा वैसे आप लिखेंगे। जिनमें कक्षा एक, जिसमें देखिए एक क्या है, प्रधानाध्यापक का कक्ष है, एक बरामदा भी है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे 3 कक्षाओं में बैठते हैं, कहीं कहीं 5 कक्षाओं में बैठते हैं। अंदर खाने के लिए रैम भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रम संख्या आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए विवरण में लिख सकते हैं कि विद्यालय की छत ठीक है, अगर हाँ तो हाँ पर टिक मारिए, नहीं तो नहीं मारिए। अगर देखिए यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसको हटा दीजिए, नहीं हो तो अच्छा है तो इसको टिक मार दीजिए। और विद्यालय कक्षा के फर्श ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस पर टिक मार दीजिए। विद्यालय में खेल का मैदान है तो मार दीजिए टिक। दीवारों पर पेंट किया है तो मार दीजिए टिक। और आप एक सुझाव दे सकते हैं, विद्यालय की छत ठीक कराया जाए, बारिश के दिनों में पानी कक्षाओं के अंदर लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक आप सुझाव दे सकते हैं क्योंकि आपने नहीं टिक दिया है। चलिए दोस्तों इसमें और देखते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा कि कैसे प्रोफाइल तैयार करनी है। विद्यालय भवन में बैठक व्यवस्था कैसी है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विद्यालय में बैठक व्यवस्था अच्छी है। बच्चों के बैठने के लिए क्या, चटाई और दर्री की उचित व्यवस्था करेंगे दोस्तों। डेस्क बेंच होगा वहाँ से, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक कक्ष में समुचित कुर्सियाँ व मेज की व्यवस्था के साथ शिक्षकों के लिए पर्याप्त कुर्सियाँ उपलब्ध हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ और पॉइंट दे सकते हैं। बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था है, सही है तो टिक मार दीजिए। कक्षाओं में मेज कुर्सियों की व्यवस्था समुचित है तो टिक मार दीजिए। शैक्षिक कार्य करने हेतु श्यामपट्ट रजिस्टर चाक आदि व्यवस्थित है, हाँ है तो टिक मारिए। अब देखिए दोस्तों इसमें और देख लेते हैं, विद्यालय भवन में खेल का मैदान। तो विद्यालय भवन में अगर खेल का मैदान है तो उसके बारे में आप इसमें अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। उसमें पेड़ पौधे लगे हैं। विद्यालय बाहर खेल के मैदान के चारों ओर क्या दीवारों की कमी है तो लिख सकते हैं, दीवार की कमी के कारण कुल देखिए कभी कभी मैदान में आ जाते हैं, जिससे मैदान में गंदगी हो जाती है, ठीक है, जानवर आ जाते हैं। इसमें देखिए खेल के मैदान में साफ सफाई है टिक मार दीजिए। मैदान के अगल बगल पेड़ पौधे हरे हैं, मार दीजिए टिक। विद्यालय के मुख्य द्वार पर मुख्य गेट लगा हुआ मार दीजिए टिक। अब देखिए ये मुख्य ये आपका क्या है, शौचालय, ठीक है। आप हम लोग दोस्तों नेक्स्ट शौचालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका शौचालय का चित्र बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें आप कार्य संख्या 4 में आप क्या लिखेंगे, शौचालय की स्थिति। विद्यालय में शौचालय की स्थिति कैसी है, मान लीजिए कि जिस विद्यालय के में है वहाँ 2 शौचालय कहीं 1 शौचालय है, तो वैसे आप वर्णन कर सकते हैं, जिसमें से एक बालक के लिए तथा एक बालिकाओं के लिए है। विद्यालय में शिक्षकों के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था है। अब देखिए इसमें विवरण आप तैयार कर सकते हैं। बालक बालिकाओं के अलग अलग शौचालय है तो टिक दे दीजिए। शौचालय में पानी की व्यवस्था है, शौचालय उपयोग में है, सही है। स्टाफ शौचालयों की व्यवस्था स्टाफ के नहीं है तो नहीं है। शौचालय में दरवाजे की उचित व्यवस्था है। शौचालय में स्वच्छता है। शौच के बाद हाथ धोने हेतु साबुन हैंड वॉश की व्यवस्था है, इस पर आप टिक ले सकते हैं। और वहाँ पे आप एक सुझाव दे सकते हैं, स्टाफ के शिक्षक के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए। अब देखिए यहाँ पे आपका पेयजल के बारे में दिया गया, इसीलिए हैंडपम्प है वहाँ पे इस पर दिया गया है, ठीक है, आप भी दे सकते हैं। देखिए आप इसमें हम लोग पेयजल के बारे में पढ़ेंगे। जिस स्कूल का नाम लिखते हुए उसमें वर्णन कीजिए कि पेयजल के लिए एक सरकारी नल व सफाई की उचित व्यवस्था है। बच्चे सरकारी नल का पानी पीते हैं।
विद्यालय परिसर में मेन गेट के पास सरकारी नल लगा हुआ है। नल की निकासी का पानी विद्यालय के बगल में बनी नाली में जाता है। अब इसमें आप क्रम संख्या डाल सकते हैं। पेयजल हैंडपम्प है, अन्य या पेयजल का परीक्षण हुआ है, पानी पीने योग्य है, हाँ है, हैंडपम्प से जल निकासी का प्रबंधन है। ठीक है, ऐसे आप वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट है स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण। ठीक है, इसके बारे में आप भी वर्णन कर सकते हैं। जिससे प्राथमिक विद्यालय जो भी स्कूल का नाम हो वहाँ पर रोज़ झाड़ू लगाई जाती है तथा सारे कमरों में रोज़ सफाई के साथ साथ बरामदे में भी झाड़ू लगाई जाती है। यह सारा काम बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। अगर बच्चे करें तो बच्चों को नाम अब इसमें जिक्र कर सकते हैं। कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय के हर कक्षाओं में भी कूड़ादान रखा है। विद्यालय की हर कक्षा के दीवारों पर चारों ओर क्या है टीएलएम व पाठ सामग्री चित्र बने हुए हैं जो कि स्वच्छ एवं साफ हैं। ठीक है, और इसमें और वर्णन दे सकते हैं कि कक्षा 1 में टीएलएम की सामग्री के लिए दीवारों पर 1 से लेकर 100 तक की गिनती या 1 से लेकर 10 तक पहाड़ा लिखा हुआ है और A से लेकर Z तक जानवरों कलाओं तथा चिड़ियों टीएलएम का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, जो आपके विद्यालय में हो उसको वर्णन आप कर सकते हैं। कक्षा 2 में टीएलएम की सामग्री के लिए हिंदी वर्णमाला, महीनों के नाम, साप्ताहिक दिनों के नाम, ये सब जो भी है वहाँ पर होगा, उसके बारे में आप इसमें अच्छे से विवरण कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की सुंदरता कैसी है उसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। और आप समालोचन में क्या क्या लिखेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। विद्यालय भवन में बरामदे एवं दीवारों पर सूचना पट के साथ सामान्य ज्ञान के कुछ टीएलएम चार्ट लगे हुए हैं, उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। ठीक है, ये आप समालोचन में दे सकते हैं। और सेकेंड है विद्यालय में पेंट हुआ है परंतु वर्तमान समय में खराब है, अतः पेंट पुनः कराई जाए। आपका थर्ड समालोचन में क्या होगा, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है तो लेकिन नल के साथ साथ समरसेबुल की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही शौचालय के लिए पानी टंकी रखी जाए। अब थर्ड है विद्यालय में शौचालय की स्थिति तो ठीक है परंतु शौचालय की सफाई रोज़ नहीं हो पाती है, शौचालय की रोज़ सफाई कराई जानी चाहिए। और नेक्स्ट आपका है विद्यालय के कक्षों में फर्श तो हैं लेकिन कहीं कहीं पर फर्श टूटी हुई है, साथ ही बरामदे में फर्श के साथ साथ छत की खराब है जिससे पानी टपकता है, जिसकी मरम्मत करवानी चाहिए। ठीक है, ये सब आप देखिए। अब हम लोग देखें कक्षा अवलोकन। ठीक, कक्षा अवलोकन में चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कक्षा कक्ष का अनुशासन। सबसे पहले यहाँ पे जिस स्कूल में आप हैं वहाँ के देखिए कि कक्षा कक्ष अनुशासित है। यहाँ पर सभी बच्चे अपने कार्य अनुशासित ढंग से करते हैं। शिक्षक एवं शिक्षिका के साथ साथ हमारे प्रधानाध्यापिका जो भी पढ़ाती हैं बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं या पढ़ते हैं। रख रखाव, इस विद्यालय में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। यहाँ के बच्चे छुट्टी होने के बाद चटाई मोड़कर कमरे में व्यवस्थित रूप से रखते हैं। मेज कुर्सियाँ आदि सभी व्यवस्थित रूप से रखी जाती है। खाना खाने के समय बच्चों के बैठने के लिए भी चटाई है, जिसे बच्चे खाने के बाद व्यवस्थित रूप से रखते हैं। छुट्टी होने पर सभी कमरों में व मुख्य गेट पर ताला लगाया जाता है। और बैठक की व्यवस्था, इसके बारे में देख लेते हैं। विद्यालय की बैठक व्यवस्था अति उत्तम है। बच्चों में बैठने के लिए हर कक्षा में चटाइयाँ उपलब्ध है। कोई भी प्रोग्राम होने पर सभी कक्षा में बच्चों को एक साथ बरामदे में बैठाया जाता है, मतलब कोई भी सामूहिक गोष्ठी के लिए। अब दोस्तों इसमें देखते हैं शिक्षण विधि। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य शिक्षण विधि उत्तम है। रंगीन चाक का प्रयोग किया गया है। श्यामपट्ट पर आकृति व चित्र के माध्यम से पढ़ाया गया है। ठीक है, आप ये सब शिक्षण विधि में आप दे सकते हैं। सब श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य पर शुद्धता व स्वच्छता पाई गई है। श्यामपट्ट कार्य भी उत्तम है और प्रयोग की गई और सहायक सामग्री देख सकते हैं। शिक्षण विधि में बच्चों को समझने के लिए चार्ट का उपयोग किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है आपको बच्चों को समझने के लिए खेल विधि का भी उपयोग किया गया। नेक्स्ट है मॉडल जो है उसका भी उपयोग बच्चों को समझने के लिए किया गया है। और एक्टिविटी आधार पर सहायक सामग्री ये उपलब्ध है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की रचना एवं पूछने का ढंग। ठीक है,
इसमें हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे या पूछे जाते हैं। पूछने का ढंग सहज, सरल व शुद्ध है, जिससे बच्चे उत्तर उसको आसानी से देख सकें। और छात्र सहभागिता उत्तम है, सभी छात्र प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग देखेंगे छात्रों के पूर्व ज्ञान अध्ययन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान अध्ययन के लिए हिंदी, गणित व सामान्य ज्ञान में ही प्री टेस्ट लिया गया है, जिससे यह पाया गया है कि कुछ बच्चों का परीक्षा फल बहुत अच्छा रहा तथा कुछ बच्चों का परीक्षा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तथा कुछ बच्चे का परीक्षा फल बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। ठीक है, ये आप पूर्व ज्ञान के अध्ययन पर आप इसको मालूम कर सकते हैं। देखिए, दिया गया है हिंदी विषय का मूल्यांकन किया गया है कक्षा 5 के बच्चों के लिए। वैसे आप भी इसका विवरण दे सकते हैं। जैसे छात्र का नाम क्या है, रिजवान। ठीक है, ये पूर्णांक 20 है, इसने 15 अंक प्राप्त किए। उत्तम मतलब इसका परीक्षा फल अच्छा था, क्योंकि छात्र को जो पूरे ज्ञान था उसी के बेस पर उन्होंने पूछा था। मान लीजिए शरीफ है, इसका क्या है 20 में 17, अति उत्तम। थर्ड पे पिंकी 20 में 14, सामान्य है। और चौथा पे क्या, सलोनी 20 में 16, उत्तम। ठीक है, ऐसे आप उसको परीक्षा फल दे सकते हैं। अब देखिए गणित विषय का है मूल्यांकन। तो इसमें देखिए रिजवान 20 में 14 पाया, उत्तम श्रेणी में गया है। पिंकी 20 में 14 पाई तो सामान्य श्रेणी में। शरीफ 20 में 10 पाया तो सामान्य में। सलोनी 20 में 9 पाया तो उत्तीर्ण, मतलब किसी तरह वो पास है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन में ये वही, जैसे आप देखिए इसको अच्छे से देख सकते हैं। 20 में 17 अति उत्तम, पिंकी 20 में 15 उत्तम, शरीफ 20 में 16 उत्तम, सलोनी 20 में 15 उत्तम। ठीक है, ऐसे आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट रहेगा प्रयोग किए जा रहे TLM का विवरण एवं समालोचन। ठीक है, जैसे ये देखिए आपका चार्ट है, इसको आप दिखा सकते हैं या फोटो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग कुछ पॉइंटें देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय का नाम लिख के उसमें प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में TLM लगे हैं। ठीक है, इसका विवरण TLM कार्नर, इसको एक अच्छा से हेडिंग डाल के इसमें लिख सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में TLM कार्नर लर्निंग कार्नर है, जहाँ शिक्षक द्वारा बनाए गए TLM और इंटर्नशिप के प्रशिक्षु द्वारा भी बनाए गए विभिन्न TLM रखे हैं। ठीक है, प्रशिक्षु द्वारा भी। प्रत्येक कक्षा की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के उपयोगी चित्र बनाए गए हैं तथा बहुत से चार्ट टांगे गए हैं, जिनके द्वारा बच्चों को प्रतिदिन सिखाया जाता है। इस कार्नर का प्रयोग आवश्यकता अनुसार छात्र भी समय समय पर करते हैं। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं कक्षा में उपस्थित TLM वहाँ के शिक्षकों एवं प्रशिक्षण करने आए प्रशिक्षुओं के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ TLM ऐसे हैं जो प्रधानाचार्य के कक्ष में भी रखे गए हैं, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग की स्थिति देख लेते हैं। TLM का प्रयोग शिक्षक द्वारा कक्षाओं में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। कक्षा 1 व कक्षा 2 के छात्रों के लिए चार्ट TLM एवं फ्लैश बोर्ड का रोजाना प्रयोग किया जाता है। कक्षा 1 और 2 के लिए फ्लैश बोर्ड का। ठीक है, आप देखिए ऐसे आप चार्ट देख सकते हैं जो कक्षाओं में लगा होता है, जिससे बच्चे इसको देख के उनको इन सब अक्षरों का और इन सब इससे बॉडी पार्ट्स का बच्चों को अच्छे से ज्ञान होता है। चलिए आप प्रयोग देख लेते हैं TLM का कक्षावार में। कक्षा 1 में क्या होता है, कक्षा 1 में हिंदी, अंग्रेजी, वर्णमाला तथा गणित में 1 से लेकर 100 तक की गिनती के चार्ट लगे हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है। और कक्षा 2 में देख लेते हैं। कक्षा 2 में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, हिंदी में मात्राएं एवं गणित के पहाड़ों का TLM का प्रयोग शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम प्रदान में किया जाता है। ठीक है, और कक्षा 3 में हम लोग देखेंगे। कक्षा 3 में गणित के लिए पहाड़ा व दीवार पर बनाई गई TLM साल और महीनों का नाम होगा, सप्ताह दिनों के नाम का चार्ट लगा हुआ है। कक्षा 4 में चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों सौरमंडल के बारे में चार्ट है, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। हिंदी व अंग्रेजी में वर्णमाला का चार्ट है। हिंदी व अंग्रेजी में फलों, जानवरों और चिड़ियों के नाम है आदि का प्रयोग शिक्षक पढ़ाते हुए इसका यूज करते हैं, मतलब समय पे किया जाता है। कक्षा 5 में मानव शरीर के विभिन्न अंगों के
नाम का चार्ट है, विभिन्न आकृतियों वाला चार्ट है, सौरमंडल का चार्ट है आदि का प्रयोग शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं समालोचन। ठीक है, विद्यालय की सभी कक्षाओं में टीएलएम उचित ढंग से उपस्थित है। शिक्षक द्वारा उनका टीएलएम का उचित उपयोग भी किया जाता है। यदि कोई चार्ट या अन्य सामग्री उपयोग करने की स्थिति में नहीं होती है तो उनके स्थान पर नए टीएलएम का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में उस कक्षा के हिसाब से टीएलएम उपस्थित है। इसी प्रकार विद्यालय की कक्षाओं में उपस्थित टीएलएम का प्रयोग शिक्षक उचित रूप से करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुगात्मक, ठीक है, अनुशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यालय के समूह को किसी विषय विशेष से संबंधित या विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होता है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर निदान किया जाता है उसके बाद उपचार। इसमें उद्देश्य क्या है इसका? छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना, इसका एक उद्देश्य है उपचारात्मक शिक्षण का। छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित विशिष्ट घटनाओं से अवगत होना, छात्रों की अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करना। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या है? वाचन, लेखन, उच्चारण, भाषा और अंकगणित। ठीक है, देखिए सिम्पसन, जॉन्स एंड हेलेयर ने क्या बोला है इसके बारे में? उपचारात्मक शिक्षण संक्षेप में कहे तो श्रेष्ठ शिक्षण है जो छात्र की अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराते हैं और अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। विद्यालय में समयानुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय में उन छात्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। नियमित रूप से कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देते हुए अध्ययन कराया जाए। और नेक्स्ट है आपका, ऐसे छात्रों को विशेष कक्षा ली जाए। कमजोर छात्र हेतु तरह तरह के टीएलएम में का प्रयोग किया जाता है कमजोर छात्र के लिए। और नेक्स्ट है, खेल के माध्यम से, ठीक है, पढ़ाई में मन केंद्रित कराया जाए। छात्रों को चित्रों, पत्तियों एवं बोर्ड के द्वारा समझाया जाए। ठीक है, मोबाइल के द्वारा भी ऐसे छात्रों को विषय समझाया गया। और नेक्स्ट है आपको, इसको कभी कभी गृह कार्य बाकी बच्चों से भिन्न दिया गया। और नेक्स्ट है आपका, कक्षा में पढ़ाते समय ऐसे बच्चों की जांच की गई ताकि उसी क्षण उसकी गलतियों का पता लगाकर सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है, मेरे द्वारा कक्षा के छात्र जो भी हों उनका प्रयोग ऐसा किया गया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परिणाम। ठीक है, पहला देख लेते हैं इसमें पॉइंट है, छात्र सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है। दूसरा है, उसने अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है। तीसरा है, वह अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट है, उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो रही है। नेक्स्ट है, अक्षरों को लिखने और पहचानना आसान हो गया है उसके लिए और वह अब अधिक कोशिश करने लगा है। ठीक है, इसका हम लोग समालोचन देख लेते हैं। यद्यपि प्रत्येक छात्र पर शिक्षक समान रूप से अपना पूरा ध्यान नहीं देता है, फिर भी कुछ छात्र जो अपनी कमजोरियों को कारण पीछे रह जाते हैं तो शिक्षक अपने और छात्र के बीच समन्वय स्थापित कर छात्र के मन में भय आदि को समझकर उसे दूर करने का सदैव प्रदान करता है। ठीक है, अब देखें हम लोग शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे। छात्रों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हेतु अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं। शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता एवं तार्किक क्षमता का विकास होता है। प्राथमिक विद्यालय जो भी उसका नाम होगा आपके विद्यालय का,
लिखने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा अनेक प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ कराई जाती हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे वर्तमान में संपादित होने वाली गतिविधियाँ, ठीक है, उसमें जो वर्तमान में वहाँ पर होती हैं। विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का प्रयास सुबह प्रार्थना से शुरू होता है। शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। पहला है पॉइंट, प्रतिदिन सुबह प्रार्थना होती है। दूसरा पॉइंट है प्रतिदिन सुबह छात्र प्रतिज्ञा तथा राष्ट्रगान करते हैं। तीसरा पॉइंट है छात्रों के बीच प्रतियोगिता करवाना। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना। महत्वपूर्ण दिवस व त्योहारों पर बच्चों को जानकारी प्रदान करना। ठीक है, हम दोस्तों अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन। ठीक है, प्रधान अध्यापिका द्वारा प्रतिदिन दैनंदिनी भरी जाती है। अंतिम वादन में वह अगले दिन का कार्य योजना की तैयारी करती है, जिससे शिक्षक को कार्य करने में कोई अवरोध न उत्पन्न हो। ठीक है, यहाँ पर आप प्रार्थना करते हुए बच्चों को फोटो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, चलेगा। प्रार्थना सभा देखिए, इसमें हम लोग देखने इसका वर्णन दिया है। प्रातः प्रतिदिन 9 बजे प्रार्थना सभा होती है। वहाँ का जो भी आपका विद्यालय टाइम हो उसमें दे सकते हैं। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े होकर प्रार्थना वो पीटी करते हैं। प्रतिज्ञा व राष्ट्रगान भी होता है। सभी बच्चे की स्वच्छता की जांच की जाती है। बच्चों को सम्मान ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात बच्चों को पंक्तिबद्ध करके अपनी अपनी कक्षाओं में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं बाल सभा। ठीक है, मध्य अवकाश के पश्चात बाल सभा का आयोजन हर शनिवार को किया जाता है। ठीक है, जिसमें सभी छात्र प्रतिभाग करते हैं। अपनी अपनी योग्यता को दिखाने का वो सर्वोच्च स्थान तथा अवसर होता है। इसमें छात्रों द्वारा भिन्न गतिविधियां तथा खेल खिलाया जाता है। ठीक है, जैसे नृत्य हो गया, गाना हो गया, कविता हो गया, चुटकुला हो गया, खो खो हो गया और अंताक्षरी आदि का कार्यक्रम भी होता है। इस सभी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के मन को पूरी सप्ताह की पढ़ाई जाती है उसको ताज़ा किया हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समालोचन देख लेते हैं। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियों का क्रियान्वयन होता है एवं यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ कराई गई हैं वह सब छात्र सहभागी को देखते हुए तैयार की जाती है। यहाँ पर छात्रों के ज्ञान में और आर्थिक वृद्धि में कुल सरल प्रकार की गतिविधियों की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के छात्र में सुगमता पूर्वक वृद्धि हो सके। अब फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लें, विद्यालय अभिलेखों का विवरण रख रखा एवं समालोचन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करके एक रजिस्टर लगा के बढ़िया उसको आप फोटो खींच के उसको आप निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं अच्छे से। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों विद्यालय अभिलेखों का विवरण रख रखाव और समालोचन। ठीक है, विद्यालय में विभिन्न अभिलेखों को तैयार किया जाता है, जिससे जानकारी निम्न है। यह विद्यालय अभिलेखों विद्यालय की भली भांति संचालित करने के लिए होती है। विद्यालय में कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसका प्रयोग किया जाता है अभिलेखों का और रख रखाव जो विवरण उसका। ठीक है, होना इसकी विद्यालय में क्या अभिलेख होना आवश्यक है, देख लेते हैं इसमें जो कुछ पॉइंट हैं। अध्यापक उपस्थिति पंजिका है, छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम उपस्थित पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार, छात्रवृत्ति विवरण, बैग विवरण, ग्राम शिक्षा निधि। ठीक है, लेजर बुक, ग्राम शिक्षा निधि, गार्ड फाइल होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन समिति, कैश बुक, बाल गणना रजिस्टर, एमडीएम निधि कैश बुक, एमडीएम निधि लेखर बुक, एमडीएम निधि गार्ड फाइल, एमडीएम विधि चेक बुक, यूनिफॉर्म विवरण पंजिका, विद्यालय प्रबंध समिति लेख बुक, एमडीएम निधि चेक निर्गत पंजिका। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे फाइल इसमें लगा सकते हैं अच्छे से। चलिए इसमें और देख लेते हैं हम लोग, पुस्तक विवरण पंजिका, स्टाफ पंजिका, बाल सभा पंजिका, ये सब होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छात्र उपस्थिति पंजिका, इसमें का विवरण इसको देख लेते हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक होती है। छात्र उपस्थिति पंजिका होती है, जिसमें शिक्षक प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति दर्ज करता है, साथ ही छात्र का सारा विवरण
उसमें होता है। सेकंड आपका छात्र छात्रवृत्ति पंजिका। छात्रवृत्ति पंजिका में छात्र छात्राओं के आए हुए छात्रवृत्ति का लेखा जोखा लिखा जाता है। इसमें किस कक्षा में कितने बच्चों की कितनी छात्रवृत्ति आई है, इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निरीक्षण पंजिका। ठीक है, इसमें दोस्तों देख लेते हैं, इसमें विद्यालय में होने वाले निरीक्षणों का पूरा ब्यौरा व निरीक्षक के हस्ताक्षर कराया जाता है। निरीक्षण पंजिका में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी आदि कार्यों को लिखा जाता है। अधिकारियों द्वारा दिए निर्देशों का पालन किया जाता है। ठीक है, जिससे देखिए ये सब है पंजिका है। जैसे मध्याह्न भोजन पंजिका है, वैसे मध्याह्न भोजन छात्र पंजिका अध्यापक उपस्थिति है। ठीक है, जूता मोजा का आपका विवरण है, बैग विवरण है, पुस्तक विवरण, ऐसे आज जो पंजिका है इसमें लिखा जाता है। चलिए इसमें और देख लेते हैं हम लोग स्वास्थ्य पंजिका। ठीक है, इसमें विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के प्रत्येक माह के अंतिम दिवस में वजन व लंबाई का मापन किया जाता है, जिसकी पूरी जानकारी उस पंजिका में निहित होती है। ठीक है, सेकंड आपका है बाल गणना पंजिका। इस पंजिका में जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित होता है उस क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के माता पिता व घर का पूरा विवरण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तक व यूनिफॉर्म विवरण पंजिका। ठीक है, इस पंजिका में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण का ब्यौरा होता है। बच्चों का नाम, कक्षा में पढ़ाई गई पुस्तक का ब्यौरा होता है। यूनिफॉर्म विवरण रजिस्टर में बच्चों को दिया जाने वाला निःशुल्क ड्रेस विवरण, नाम, कक्षा व अभिभावक का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, और हम देखेंगे नेक्स्ट बाल सभा पंजिका। ठीक है, इसमें बाल सभा पंजिका में प्रत्येक सप्ताह के शनिवार की बाल सभा में मनाए जाने वाले बच्चों को, ठीक है, दिन का ब्यौरा व कार्यों का लेखन होता है। नेक्स्ट है एमडीएम पंजिका। इस पंजिका में पूरे महीने का भोजन का ब्यौरा रखा जाता है। किस दिन मध्याह्न भोजन में क्या क्या आया, कितने बच्चों ने भोजन किया, कितनों ने नहीं किया, उसका लेखा जोखा इसमें होता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अध्यापक उपस्थित पंजिका। इसमें हम लोग देख लेते हैं, प्रतिदिन अध्यापक अपनी उपस्थिति, आने का समय, जाने का समय, हस्ताक्षर इसी पंजिका में अंकित करता है। नेक्स्ट टीएलएम। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एमटीए मात्र शिक्षक संघ। इसमें दोस्तों सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया था। इसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं का समूह बनाकर उन्हें भोजन चखने के लिए आना पड़ता है। जो विद्यालय में बच्चे को खाना के लिए दिया जाता है उनकी विवरण एमटीए पंजिका में रखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आपका है कौन सा है विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है पीटी क्या इसमें अभिभावक शिक्षक संघ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी छात्रों का अभिभावकों को प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में बैठक आयोजन की जाती है, जिससे बच्चे की जानकारी अभिभावक को दी जाती है तथा बच्चों को प्रतिदिन समय से स्कूल आने को बोला जाता है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अभिभावक उन्हें स्कूल जरूर भेजें। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाठ सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब चलिए दोस्तों देखिए, आप इसको ऐसे लाके इसको बना के आप लगा सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं पाठ सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचन। ठीक है, ये दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय, जो भी विद्यालय का नाम है लिख के, ठीक है, उसमें हो रहे संपादित क्रियाओं की वर्तमान स्थिति सही है तथा इस विद्यालय में छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का अध्ययन होता है, जिसमें कुछ निम्न। चलिए पहले विधि क्रियाकलाप। इस विधि में छात्रों को छोटे छोटे एवं कठिन विषय वस्तु को इस विद्यालय में छात्रों को समझाने के लिए इस क्रिया का प्रयोग होता है। यह छात्रों की दृष्टि से बड़ा रोचक है। कुछ और क्रियाकलाप जो निम्न है। प्रश्न उत्तर विधि क्रियाकलाप,
संगीत विधि क्रियाकलाप, ठीक है, और सहगामी क्रियाकलाप, शब्द अंताक्षरी क्रियाकलाप, कहानी विधि क्रियाकलाप, चित्र व पोस्टर माध्यम क्रियाकलाप, बाल सभा एवं कक्षा विभाजन विधि, ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं समालोचन। इस प्रकार इस विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियों का क्रियान्वयन होता है एवं यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ कराई जाती हैं यह सब छात्र सहभागिता को देखकर वो उनको ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इस प्रकार समालोचन की दृष्टि से इस विद्यालय में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी गतिविधियों में शामिल होती है। यहाँ पर छात्रों के ज्ञान में और अधिक वृद्धि हेतु कुछ अन्य सरल प्रकार की गतिविधियों की आवश्यकता है जिससे यहाँ के छात्र जल्दी से जल्दी ज्ञान को अर्जित कर सकें, ठीक है। और दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सहगामी क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें कहानी विधि क्रियाकलाप नियोजन देख लेते हैं। कहानी विधि के माध्यम से इस प्राथमिक विद्यालय में नियोजन की दृष्टि से इसमें छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप समायोजित किया जाता है जिससे बच्चों को जोड़ घटाना, शिष्टाचार आदि की बातें सिखाई जा सकें, ठीक है। और क्रियान्वयन इसका देख लेते हैं। इसका प्रयोग प्रायः छात्रों को कठिन प्रकरणों को पढ़ाने में इस क्रियाकलाप का प्रयोग होता है। इस प्रकरण में गणित के कठिन विषयों जैसे जोड़ घटाना पढ़ाने का प्रयोग होता है। इसमें छात्र सहभागी बनी रहती हैं। इस विधि के लिए छात्र संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है विस्तृत आख्या, ठीक है। विद्यालय में इस प्रकार की प्रक्रिया प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन इस प्रकार की गतिविधियों में छात्र एवं छात्राएं बड़ी योग्यता से परिचालित बनते हैं। इस गतिविधि का निर्माण करते समय इस बात का अध्ययन रखना पड़ता है कि प्रकरण सीधा व सरल हो। चलिए दोस्तों इसमें और देख लेते हैं हम लोग। कहानी में पाए जाने वाली संख्याएं होती हैं छोटी हो, ठीक है। जो संख्याएं छोटी हो, कहानियों में मनोरंजन ढंग से महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों में महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी हो जाए और वो उसको याद कर सकें। शब्द अंताक्षरी विधि देख लेते हैं इसका नियोजन। इस विधि का नियोजन प्रायः किसी प्रकार की शब्दावली को रटाने एवं अंग्रेजी की मीनिंग पावर मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसमें बच्चों का शब्द भंडार के साथ अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है एवं मानसिक विकास होता है। क्रियान्वयन देख लेते हैं इसका। इस विधि में छात्र सहभागिता बनी रहती है। इस विधि में छात्र को शब्दों का ज्ञान भंडार, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, अंग्रेजी के प्रश्न, मीनिंग पावर आदि जैसे प्रभावशाली प्रकरणों को इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है विवरण आख्या, ठीक है। इसका प्रयोग भी छात्रों की भावनाओं के अनुसार किया जाता है जिसमें छात्र की सहभागिता अधिक से अधिक क्रियाकलापों में हो। इसमें बच्चों की अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रहती है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला शब्दकोश के लिए करते हैं। यह विधि भी बच्चों के लिए रोचक है एवं इस विधि में बच्चों की सहभागिता अच्छी रहती है। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एसएमसी की स्थिति एवं उसका समालोचन, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। एसएमसी की स्थिति एवं उसकी समालोचन। गत वर्ष संपादित बैठकों का विवरण। मान लीजिए 6 अगस्त 2012 से लेकर वर्तमान 2021-22 तक, ठीक है। सत्र में इतनी बार बैठक हो चुकी है, कितनी बार भी हो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। उपरोक्त एसएमसी की बैठक में बच्चों के निःशुल्क पुस्तक विवरण, ड्रेस विवरण, बैग विवरण, एमडीएम एवं विद्यालय की अन्य छोटी समस्याओं पर विवरण विमर्श एवं उनकी समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें और देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2012 की पहली जागरूकता अभियान रैली भी निकाली गई, ठीक है। तब से लेकर अब तक समय समय पर इसी प्रकार की रैलियाँ
कराई जाती हैं। आप अपने विद्यालय में जैसे आपके विद्यालय में जो भी जैसे जिस तारीख को रैली हुए वो तारीख अंकित कर सकते हैं। वर्तमान की स्थिति में भी आप वर्णन कर सकते हैं। वर्तमान में भी प्रत्येक 6 माह में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अन्य बैठकों की 6 तारीख होती है। यदि 6 तारीख को अवकाश होता है तो बैठक अगले दिन कर दी जाती है। विद्यालय में समय परिवर्तन व स्कूल चलो अभियान रैली में भी सहयोग मिले। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में विषय की क्रियाविधि को संचालन करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 क के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग प्राथमिक विद्यालय में एसएमएस की स्थिति। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन एक खुली बैठक में किया गया। इस समिति का गठन 16 अगस्त 2012 में ठीक है हुआ था। एसएमसी की शुरुआत 6 अगस्त 2012 में हुई। प्राथमिक विद्यालय इस स्कूल में निम्नलिखित सदस्य हैं। ठीक है, सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभासद, एनएम, लेखपाल, सदस्य। ठीक है, इसका विवरण दे सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसमें एसएमसी के कुछ सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा के अभिभावक भी हो जाते हैं। स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन सदस्यों में से एक स्वतः का विनिश्चित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। एसएमसी विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुसरण विद्यालय विकास योजना एवं उसकी संतुष्टि तथा राज्य सरकार या स्थानीय पदाधिकारी द्वारा ठीक है अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान से है, जिसे सदुपयोग में निम्न कार्य होता है या करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अधिनियम में प्रतिपादक बाल अधिकार एवं माता पिता तथा संरक्षक स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप समालोचन में आप सब देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय, उसमें देखिए विद्यालय में एसएमसी की स्थिति उत्तम है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक माहवार होती है। संपूर्ण सदस्यों की बैठक की सूचना दी जानी चाहिए या दी जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से विद्यालय व बच्चों का विकास किया गया। ठीक है, इस विद्यालय में जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है। उन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय भी इस प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। उचित कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये 2 बार हो गए हैं। अब देखिए लास्ट में आप प्रशिक्षु का नाम, देखिए अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर अभिषेक प्रताप है तो इनका था, आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मार्च, नवंबर या दिसंबर में इनका लगा था, आप इसमें फरवरी या मार्च लिख सकते हैं। आपका दिनांक 26, 27, 27 ऐसे करके आप पूरा इसमें विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना होता है। यहाँ पर पूरा आपका प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक डीएलएड भाई को ये वीडियो प्राप्त हो सके, ताकि उसको इंटर्नशिप फाइल बनाने में कोई समस्या का समाधान करना न पड़े।